नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम फिर आ गए उत्तर प्रदेश को और उत्तर प्रदेश में आज हम तीसरे राउंड की बातचीत करेंगे। आपको जैसा मालूम है कि हम अब तक 2 राउंड की बातचीत कर चुके हैं, डेटा के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से। कार्तिक बत्रा हमारे साथ लगातार इस कार्यक्रम में रहते हैं। हमने अब तक बातचीत की अवध के बारे में, हमने बातचीत की पश्चिम उत्तर प्रदेश के बारे में। हम आज बातचीत करेंगे पूर्वांचल के बारे में, जो उत्तर प्रदेश की 20 जिलों को कवर करता है। इन 20 जिलों में क्या कुछ राजनीतिक गतिविधियां इस वक्त चल रही हैं, अब तक का इतिहास क्या रहा है, किस पार्टी के पक्ष में वोट देता रहा है, 2017 में क्या नतीजे रहे हैं, क्या यह भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता है, क्या यह कांग्रेस को पसंद करता है, क्या बीएसपी समाजवादी पार्टी को पसंद करता है, आखिर यहाँ किस जाति के लोगों का वर्चस्व है, कौन सी जाति कमजोर है, किस धर्म के लोगों का यानी मुसलमानों का या फिर दलितों का या पिछड़ों का उनका वोटिंग बिहेवियर कैसा रहता है। इसी पर हम करेंगे बातचीत और उसके आधार पर एक आकलन लगाएंगे कि दरअसल जो 2022 का विधानसभा का चुनाव है, उस विधानसभा के चुनाव में यहां का वोटर किसकी किस्मत तय कर सकता है। कार्तिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। कार्तिक बत्रा हमारे साथ वाशिंगटन डीसी से जुड़े हुए हैं। कार्तिक, जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो पूरा इलाका है, ये कौन सा इलाका है और इस इलाके की अपनी भूमिका क्या है, इनकी खास बातें क्या है। मैं आपको इलाका बताऊंगा, भूमिका बांधूंगा और फिर मैं आपसे एक सवाल करूंगा जी। तो आज जैसा कि आपने कहा 75 में से जो 20 जिले हैं, ये उत्तर प्रदेश का सबसे जो मतलब पूर्वी हिस्सा माना, इसलिए पूर्वांचल बिहार से लगता है। और अगर आप इसके साउथ में जाएं तो और राज्यों से भी लगता है। तो आप अगर जिलों की बात करें तो उत्तरी पूर्वांचल में सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती। नीचे आएंगे थोड़ा सा तो आजमगढ़, अंबेडकर नगर, जौनपुर, वाराणसी, मऊ, गाजीपुर। और साउथ में अगर आप आएंगे पूर्वांचल के तो कौशाम्बी, इलाहाबाद, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र। सोनभद्र एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेट है आशुतोष जी की, एक ऐसा जिला है जिसका बॉर्डर 4 राज्यों से लगता है। ये अपने आप में एक भौगोलिक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये इलाका जब अंग्रेजों के जमाने में उत्तर प्रदेश में अफीम की बहुत कल्टीवेशन होती थी जी। तो उस जमाने में गाजीपुर में उनकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी। मैं आपको बताऊं आशुतोष जी कि अगर आप आज की तारीख में इस एरिया की जो प्रॉस्पेरिटी है उसको मैप करें पश्चिम के कंपैरिजन में, आपको लगेगा कि ये एरिया पश्चिम के कंपैरिजन में बहुत खास अमीर नहीं है, बहुत खास या प्रॉस्पेरिटी नहीं है। लेकिन अंग्रेजों के जमाने में या उससे पहले ये एरिया एक्चुअल में पश्चिम उत्तर प्रदेश से आगे माना जाता था। ये बहुत ही उपजाऊ जमीन, यहाँ पर शुगर की, चीनी की फैक्ट्रियां हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ साथ कहीं ना कहीं ट्रेंड उल्टा हुआ, वो चीनी की मिलें बंद हो गई और सारी जो ग्रोथ थी वो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में चली गई। हमने पिछली बार अवध की बात की थी कि अवध भी एक पिछड़ा इलाका है। ये इलाका उतना पिछड़ा नहीं है, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर हम तुलना में देखें तो यहाँ के जितने भी सामाजिक और जो आर्थिक इंडिकेटर्स हैं वो बताते हैं कि उतना अच्छा यहाँ, उतनी अच्छी यहाँ पे स्थिति नहीं है। यहाँ पर अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें और अगर हम जाति समीकरण की बात करें, फिर से मैं बोल दूं कि ऐसा हम लोग नहीं मानते कि ये चर्चा आज के जमाने में होनी चाहिए, लेकिन ये सत्य है जमीन का, तो हम बात करेंगे इसके बारे में कि 21% यहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन है, जो कि अवध से कम है जो 23% थी और बुंदेलखंड से कम है, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जो आदिवासी जनसंख्या है, वो ज्यादातर यहीं पे सोनभद्र में ही केंद्रित है। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जहां तक बात है कि कौन सी ऐसी जातियां सबसे ज्यादा हैं, तो यहाँ जाटव हैं, पासी हैं, धोबी हैं, लेकिन यहाँ और भी कुछ ऐसी जातियां हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मुसहर जाति है, कोल है, खटिक है, बेलदार है। अगर हम बात करें मुस्लिम माइनॉरिटी पॉपुलेशन की, तो यहाँ पर संख्या पश्चिम उत्तर प्रदेश से बहुत कम है, मतलब आधी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों में हमने देखा था 27% तक पॉपुलेशन थी मुस्लिम माइनॉरिटी की, यहाँ ये आंकड़ा 14% हो जाता है, जो कि अवध से भी कम है जहां पे तकरीबन 18% थी। और एक जो आखिरी बात मैं बताऊंगा कि यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग डायनामिक जो हम बात चर्चा भी करेंगे, वो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस का है जी। ये शेड्यूल्ड कास्ट नहीं है, ये ओबीसी ही है, लेकिन ओबीसी में भी ये सबसे पीछे की जातियां मानी जाती है। उदाहरण के तौर पर जैसे हम राजभर बहुत नाम सुन रहे हैं, कुशवाहा एक है, निषाद है, प्रजापति है, तेली है, लोहार है, कोयरी है, कुर्मी है। ये सारी जो जातियां हैं, छोटी छोटी जातियां जिनकी पिछले कुछ सालों में नई पार्टियां बनकर उभरी हैं। तो ये बड़ा जो इसका एक ओवरव्यू है। और साथ में जो
जैसे कि हमने अवध में भी देखा था, यहाँ पर भी जो किसान है, छोटी जमीन के मालिक जो हैं वो किसान है। तो स्थिति पश्चिम उत्तर प्रदेश जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन अवध जितनी बुरी भी नहीं है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप यहाँ के लोकल बॉय हैं, एक तरीके से अगर बोला जाए तो आप बताएं कि आपका अपना एक्सपीरियंस पूर्वांचल की राजनीति, खास करके जो पूर्वांचल की एक जो क्रिमिनल राजनीति है, कि बहुत बड़े बड़े नाम जो हमने देखे, जो डॉन माफिया जो आते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वो अतीक अहमद हो गए, मुख्तार अंसारी हो गए, धनंजय सिंह हो गए, ये उस इलाके से आते हैं। तो आपका क्या टेक है, अगर 2-3 सेंटेंसेस में आप समराइज करना चाहें पूर्वांचल की राजनीति पर? देखिए कार्तिक, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है, एक तरीके से मुझे नॉस्टैल्जिया में डाल दिया, क्योंकि मेरा जो जन्म है वो बनारस में हुआ। बनारस मेरा जन्म है, और बनारस अपने आप में पूरे देश की, उत्तर प्रदेश का पूरे देश की कहें तो एक धार्मिक और स्पिरिचुअल कैपिटल है। और एक जमाना था जब बनारस को पूरी दुनिया का स्पिरिचुअल कैपिटल माना जाता था। अगर आप कभी बनारस जाएं तो आपको इस बात का एहसास होता है। मेरी जो काफी हद तक पढ़ाई, जो उच्च शिक्षा है, वो इलाहाबाद में हुई। और इलाहाबाद के एक जमाने में जब हम लोग पढ़ते थे तो उसको कैम्ब्रिज ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। और मुझे बड़ा गर्व हुआ जब मैं इलाहाबाद से, जब मैं जेएनयू गया, तो लोग बड़े 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 इज्जत के साथ देखते थे। अरे इलाहाबाद से पढ़ के आए तो जरूर बहुत अच्छा स्टूडेंट होगा। जहां तक इस पूरे इलाके में देखें तो जातिवाद बहुत ज्यादा है। और जातिवाद, जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं, तो वहां ठाकुर और ब्राह्मण के बीच में जो लड़ाई है वो बहुत जबरदस्त लड़ाई का मतलब राइवलरी बहुत है। बिल्कुल। और दोनों वहां की बहुत मजबूत जातियां हैं। अक्सर ये होता था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर एक साल कोई ठाकुर जीत जाता था तो अगले साल कोई ब्राह्मण जीत जाता था। तो दोनों एक तरीके से उनकी अपनी अपनी सेनाएं हुआ करती थी। मिर्जापुर का नाम तो काफी मशहूर हो चुका ओटीटी की वजह से। मिर्जापुर में भी मैंने काफी वक्त गुजारा है। जौनपुर भी मैं काफी गया, वहां भी जाके मैंने क्रिकेट वगैरह खेली है। एक तरीके से कहें कि जातिवाद बहुत ज्यादा है, क्राइम भी है, लेकिन क्राइम जाति के आधार पर ज्यादा है, एक तरीके से हम कह लें। वहां छोटे बड़े का भेद बहुत ज्यादा है, अनटचेबिलिटी भी है वहां पे, इसको हमें मानना चाहिए। लेकिन हिंदू मुसलमान को लेके उस तरीके से जो मतभेद होते हैं, या जिस तरीके से एक दूसरे के प्रति नफरत अब फैलाई जा रही है, वैसा कम से कम हमने अपने बचपन में नहीं देखा था। तो उस लिहाज से ये इलाका बहुत डिफरेंट है, एक तरीके से गंगा जमुनी तहजीब का इलाका बोलते हैं। राजनीति की जो क्रिमिनलाइजेशन है इस एरिया में, आप उसको किस चीज पर पिन करेंगे? मतलब मेरे कारण है, क्या ये सामंतीवादी है उसका कारण? बिल्कुल विशुद्ध तौर पर सामंती है। और बल्कि मुझे अच्छी तरीके से याद पड़ता है कि जो 14-15 साल के जो लड़के होते हैं, जिनके बारे में कहते हैं जिनकी मूंछ अभी अभी आई है जी, वो, उनके अंदर एक बड़ा फैसिनेशन हुआ करता था कि वो कैसे मतलब चाकू लेके चलना, बंदूक लेके चलना, और वो बड़े वायलेंस को लेके बड़े फैसिनेटेड होते थे, पावर को लेके बड़े फैसिनेटेड होते थे। तो वहां पे एक जमाने में कट्टा बहुत चलता था, रामपुरिया बहुत चलता था। रामपुरिया चाकू यूं ऐसे करते थे, यूं करके दिखाते थे वो। तो वो सारी चीजें इस इलाके की खासियत एक तरीके से हम कह सकते हैं। अब तो खैर हमारा उतना संपर्क नहीं रहा, इसलिए मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन आज से करीब 20-25 साल पहले की स्थिति तो कमोबेश ऐसी थी। जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। अब मेरा सवाल ये कि अब हम आंकड़ों पर अगर बात करें तो 2000 अगर हम 7 से शुरुआत करते हैं, बिल्कुल, तो उसके बाद 2007, 2012, 2017, 2019 कैसा था वोटिंग बिहेवियर, किस पार्टी को क्या क्या मिला? तो 2007 और 2012 में हमने बार बार देखा है कि ऐसा लगता है फ्लिप हो जाता है सिचुएशन, जो 7 में बीएसपी अच्छा करती है, 12 में एसपी अच्छा करती है। तो फिर से वही है कि 2007 में अगर हम देखें तो बीएसपी की, हम टोटल आपने बताया 122 सीटें हैं, लेकिन 7 में डिलिमिटेशन से पहले 118 सीटें हुआ करती थी। तो बीएसपी को 2007 में 59 सीटें मिलती हैं और समाजवादी को 32 सीटें मिलती हैं इस इलाके में। कांग्रेस को 11 सीटें मिलती हैं और भाजपा उस समय अलायंस में होती है अपना दल और जेडीयू के साथ, उनको मिलती हैं 10 सीटें। अब आशुतोष सर, इस इलाके में हम बहुत ध्यान से देखेंगे ना कि अन्य का जो रोल है यहां और बढ़ जाता है जी। तो 2007 में अन्य को जाती हैं 6 सीटें। 2007 में अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो 28% तकरीबन सपा और 31.5% बसपा। मैं कांग्रेस और भाजपा से ज्यादा वोट शेयर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा दूसरों का, अदर्स जिसे हम कहते हैं, 12.2%। और ये 2012 में उछलकर चला जाता है 21% पर। 21%, ये सबसे ज्यादा हम अभी जितने भी एरियाज हमने कवर किए हैं किसी भी इलेक्शन में, मैंने अन्य के जो खाते में वोट शेयर जाता है वो मैंने 21 जितना ऊंचा नहीं देखा। एज अ रिजल्ट 2012 में उनको 9 सीटें भी मिलती हैं।
अभी हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कि इसका फिर 14 और 17 19 में क्या होता है। तो मैंने आपको 7 की स्थिति अभी साफ साफ बता दी कि यहाँ पर बसपा अच्छा करती है, लेकिन सपा इतना बुरा भी नहीं करती। 59 वर्सेस 32 की गेम है यहाँ पर, वो 2007 में। तो 2012 में सिचुएशन कैसे बदलती है? 2012 में सपा बहुत बेहतर करती है, तकरीबन 31% वोट शेयर ले आती है। तो वही स्विच है एक तरीके से कि जो 31.5 बीएसपी का था साथ में, 12 में सपा का 30.8 हो जाता है, बसपा का 26.2 हो जाता है, लेकिन अन्य का जो खाता है वो 21% पे चला जाता है और कहीं ना कहीं उसका फायदा सपा को होता दिखता है। कांग्रेस का प्रदर्शन यहां उल्टा और खराब होता है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 7 और 9 के बीच में, जो 9 में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था, उसमें कांग्रेस ने इस इलाके में काफी अच्छा किया था, काफी मतलब 7 के बनस्पत। तो लेकिन 9 तक आते 12 तक आते आते वो लीड कहीं ना कहीं चली जाती है। और सीटों के हिसाब से अगर देखें तो 122 में से अब अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी 70 सीटें लेकर जाती है जी। बसपा केवल 21, भाजपा और उनके जो भाजपा 13 सीटें, कांग्रेस 9 और अन्य के खाते में 9 सीटें जाती हैं। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है आशुतोष सर कि अगर आप पोस्ट पोल सर्वेस देखें तो समाजवादी पार्टी का 2012 में कुर्मी, कोयरी और अन्य जो अति पिछड़ी जातियों में उनका वोट शेयर बढ़ता है और वोट शेयर काफी अच्छी मात्रा में बढ़ता है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट इसके फिगर्स दूं तो तकरीबन 14% उनका वोट शेयर बढ़ता है कुर्मी में और 6% बढ़ता है मोस्ट बैकवर्ड जो अति पिछड़ी जातियों में। कहीं ना कहीं उसका फायदा यहां पर उनको होता है क्योंकि इस इलाके में एमबीसी का काफी बड़ा रोल है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया जी। कार्तिक, एक इंपॉर्टेंट बात ये जो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक इस ओर ध्यान दें कि 2007 और 2012 इन दोनों विधानसभा के चुनाव में अगर आप ध्यान से देखें तो समाजवादी पार्टी जो 12 में सरकार बनाती है, 2007 में जो बीएसपी सरकार बनाती है, इन दोनों का जो क्रिटिकल वोट शेयर है वो 25% के आसपास है। यानी 25% इनका बेस वोट है और इस पर अगर वो 4-5% बना लेते तो सरकार बनाते हैं और नहीं बना पाते तो नीचे चले जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह कि 2012 में मुलायम सिंह यादव अपनी जो पार्टी है वो एक तरीके से अखिलेश यादव को सौंप देते हैं। तो जो 1977 से लेकर जो मुलायम सिंह यादव का वर्चस्व उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पिछड़ों की राजनीति में होता है वो 2012 में आके खत्म हो जाता है। परिवार में झगड़े भी होते हैं और बाद में 2017 में बिल्कुल साफ नजर आता है। तो अखिलेश यादव 2012 में मुख्यमंत्री पद जीतते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं। 2017 में अगर हम देखते हैं तो ये 2017-2012 से कैसे फर्क है और 2007 से कैसे फर्क है 2017 का विधानसभा का चुनाव। तो हम 14 की बात कर रहे हैं, 17 की बात कर रहे हैं? 17 की बात कर रहे हैं। 17 की बात कर रहे हैं जी। 17 में आशुतोष सर गेम एकदम बदल जाती है क्योंकि भाजपा की बहुत जबरदस्त इस इलाके में एंट्री होती है। सबसे पहले बात करूंगा अन्य का खाता। अन्य का खाता 21% से 9% पे आ जाता है। ये बहुत बड़ी एक मतलब डेवलपमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है ये। भाजपा का जो वोट प्रतिशत है जो इस इलाके में 2012 में 12.8% था, वो अब 39.2% पे पहुंच जाता है। बसपा मार्जिनली लूज करती है, 26 से 24 तक आती है, लेकिन ज्यादा नुकसान जो मुझे दिख रहा है वो ये, क्योंकि फिर से हमने बोला था कि अलायंसेस बनते हैं इसलिए हम साथ में ग्रुप करके देखेंगे। कांग्रेस, सपा और आरएलडी का अगर हम 2012 में वोट शेयर मिलाएं तो तकरीबन 40% तक बैठता है, लेकिन 17 तक आते आते ये केवल 27% रह जाता है। तीनों का मिला के बोल रहा हूं मैं। बिल्कुल। तो ज्यादा बड़ा जो यहाँ पे डेंट आता है वो समाजवादी पार्टी को आता है और यहाँ पर बीजेपी गेन करती है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वोट शेयर से। बसपा का थोड़ा सा डेंट है लेकिन इतना नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का वोट शेयर और जो अन्य के खाते का वोट शेयर डाउन जा रहा है उसका फायदा भाजपा को मिलता है। और कहीं ना कहीं ये बात बहुत सारे पोस्टर्स बोल चुके हैं कि जो नॉन यादव अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं वो जो ढूंढ रही थी एक एक्सेस अपने लिए, जो शायद ज्यादा खुश नहीं थी समाजवादी पार्टी से, यादव डोमिनेशन से, वो कहीं ना कहीं ग्रेविटेट होती हुई हमको यहाँ पर 2017 में साफ साफ दिखती है। बट लेकिन 2019 में बीजेपी का वोट शेयर और बढ़ जाता है। अच्छा, इसके पहले आशुतोष सर, सॉरी, 17 में हम सीटों की गिनती नहीं बताई मैंने जी। सीटों की गिनती में 122 में से 92 सीटें बीजेपी लेके जाती है। जब बसपा जीतती है तो 59 लाती है 118 में से, जब सपा जीतती है तो 122 में 70, लेकिन जब भाजपा जीतती है तो अपने
घटक दलों के साथ वो 92 सीटें लेकर आती है। और इसमें घटक दलों में फिर से मैं बता दूं आपको कि ये वही है जो एमबीसी की हम बात कर रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल जो अपना दल, ये कुर्मी वोट बैंक में टैप करते हैं। राजभर जी की पार्टी, ओपी राजभर जी की पार्टी जो 17 में इनके साथ रहती है बीजेपी के साथ, वो राजभर वोट को टैप करते हैं। तो ये छोटी छोटी जातियों का जो एक माइक्रो मैनेजमेंट होता है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ पे गेन मिलता है। अब आप 19 के बारे में बात कर रहे थे। 19 में बीजेपी का वोट शेयर लोकसभा के चुनाव में 8%, बल्कि कहे 9 या 10% और बढ़ जाता है, 39 से 48-49 तक पहुंच जाता है। ये जो जंप है, ये जंप क्या दर्शाता है? क्या वाकई में जो आने वाला 2022 का विधानसभा चुनाव है उसमें बीजेपी का वोट शेयर 48% बचा रहेगा, या फिर उसका बेस वोट जो 2017 में सेट हुआ 39% उसको बेंचमार्क मानना चाहिए? दो तीन चीजें हैं इसमें। पहली बात तो ये जंप क्यों आता है, क्योंकि देखिए अन्य का जो वोट शेयर है वो और गिर जाता है। नेशनल इलेक्शन में और पोलराइजेशन है कि या इधर जाएंगे या उधर जाएंगे, वोट बर्बाद नहीं करना। तो वो 9 से 4.5। कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो इस इलाके में इतना खराब हो जाता है कि वो केवल 4.25% की पार्टी बनकर रह जाती है इस इलाके में। लेकिन आशुतोष जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो महागठबंधन था बसपा सपा और आरएलडी का, उन्होंने 2 ही इलाकों में अच्छा प्रदर्शन किया था। एक वेस्टर्न यूपी की बेल्ट में, मुरादाबाद वाले इलाके में, और एक पूर्वांचल में। तो अगर हम देखें जो वोट शेयर का गैप है, हमने अभी तक वेस्टर्न यूपी, अवध और पूर्वांचल देखा। यहां पर एक्चुअली महागठबंधन इतना बुरा नहीं करता। यहां पर इनका जो गैप है वो 8% पॉइंट का है, जबकि अवध में महागठबंधन और भाजपा के बीच का गैप 17% पॉइंट का है। और वेस्टर्न यूपी में ये गैप 9 से ऊपर प्रतिशत पॉइंट का है। तो अगर हम इसको असेंबली सेगमेंट्स में कन्वर्ट करें तो भाजपा 77 सेगमेंट्स पे लीड करती है, लेकिन महागठबंधन भी 45 में लीड करता है। 45 वर्सेस 77 इतना बुरा नहीं है। ये एक हार जरूर है, लेकिन एक स्वीप नहीं थी भाजपा के लिए। बट लेकिन कार्तिक, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं, अगर 2019 में सपा और बसपा अलग चुनाव लड़ते जैसे 2017 में लड़े, तब भी क्या ये स्थिति होती? अगर वैसी स्थिति में तो बीजेपी का वोट शेयर और बढ़ सकता था, या सपा बसपा अपने वोट शेयर को बढ़ा लेते? देखिए आशुतोष जी, ये कहना मुश्किल है। इसका कारण ये है कि देखिए 2 पार्टियां साथ में आई तो उनका वोट जुड़ा, लेकिन ऐसा भी तो वोट रहा होगा जो सपा में आता लेकिन बसपा की वजह से नहीं आया, या जो बसपा में आता लेकिन उनके सपा से जुड़ने की वजह से नहीं आया, वो भाजपा में चला गया होगा। तो ये स्पेक्युलेट करना मुश्किल है, लेकिन जरूर ये है कि एक प्राइम मिनिस्टीरियल इलेक्शन में जहां पर मोदी जी का चेहरा है, एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री का चेहरा, ये डेटा बताता है, ये मेरी अपनी राय नहीं है, ये डेटा बताता है। तो वहां पर अगर वोट स्प्लिट होता तो बीजेपी को ज्यादा एडवांटेज और शायद मिल जाती। ये एक हाइपोथेसिस है, ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। और इसी पर मैं आधारित करूंगा कि 2022 में क्या होगा। देखिए 19 में सपा बसपा साथ में थे, फिर से वही बात है कि कितना वोट कंसोलिडेट हुआ, लेकिन कितना छिटका भी, छिटकता भी है ना वोट। मान लीजिए कोई दलित समाज ये कहता है कि हम यादव जी को, हम यादव को वोट नहीं करेंगे क्योंकि यादव और दलित का अपना एक क्लास स्ट्रगल है। और मान लीजिए कोई ऐसा समाजवादी पार्टी का सपोर्टर है जो कहता है कि आपने बसपा से अलायंस के, हम आपको वोट नहीं देंगे, तो वो वोट भाजपा को जाएगा सीधा सीधा। तो इस वजह से इसको एक सिंपलिस्टिक पैराडाइम में देखना मुश्किल है। लेकिन एक बात जरूर है जो मैंने पिछली बार भी कही थी कि भाजपा का परफॉर्मेंस नेशनल इलेक्शन से स्टेट इलेक्शन में 5 से 10% एक डिप आता है। और अगर हम केवल उसके आधार पर चीजों को देखें तो ये जो 49% का वोट शेयर है भाजपा का 2019 का इस इलाके में, ये 49 शायद नहीं रहेगा। इतना मैं कुछ सर्टेनिटी के साथ कह सकता हूं। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि आपके काफी सारे शोज में और हर जगह ये कह रहे हैं कि पूर्वांचल बैटल ग्राउंड बना हुआ है। उसका कारण क्या है कि जो भाजपा को लग रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनको जो नुकसान होने वाला है, उसकी भरपाई कहीं ना कहीं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश से करना चाहेंगे। योगी आदित्यनाथ स्वयं इस इलाके से आते हैं, तो अगर वो इस इलाके में अच्छा नहीं करेंगे तो कहीं साख की भी एक बात बन जाती है। कार्तिक, आखिरी सवाल, पूर्वांचल बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी सवाल, इस चुनाव में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये 2 बैलों की लड़ाई है इसमें दरअसल, और वो कहते हैं कि टू पार्टी सिस्टम एक तरीके से बनता जा रहा। उसमें ये कह रहे हैं कि बीएसपी मार्जिनलाइज हो जाएगी, कांग्रेस पार्टी भी मार्जिनलाइज हो। लेकिन अगर मैं 2007, 2012, 2017 के अगर हम डेटा को देखें तो बीएसपी का वोट शेयर 24% से कम नहीं हो रहा है। बीएसपी 2007 में उसको 31% वोट मिलता है, 2012 में उसको 26% वोट मिलता है, 2017 में जबकि बीजेपी की स्वीप थी
तब भी उसको 24% वोट मिलता है। यानी यहां पर बीएसपी को उतनी कमजोर नहीं जितना माना जाए जी। तो क्या ये वोट परसेंटेज उसका या ये बेस 22 में बना रहेगा, या जो परसेप्शन कहा जा रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से गायब हो रही है, अवध से गायब हो रही है, यहां भी गायब हो जाएगी? नहीं, 14 में थोड़ा डिप और करता है, 22 पे चला जाता है, लेकिन फिर भी 22 भी एक काफी अच्छा नंबर है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि देखिए, ये बात तो सब कह रहे हैं कि मायावती जी का एक वोटर बेस जो सॉलिड है वो तो उनके साथ रहेगा, लेकिन अब ये देखना होगा कि जो नॉन जाटव दलित वोट है वो किस तरफ जाता है। और इसमें मुझे एक और जो प्लेयर दिख रहा है वो कांग्रेस भी दिख रही है कि कांग्रेस एक जो दलित पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रही है, वो कितना, जितना कांग्रेस गेन करेगी दलित वोट, उतना नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी को होगा, बीएसपी को होगा, बीजेपी को होगा। अब बीजेपी जो नॉन जाटव दलित वोट जो बीजेपी की तरफ गया है 17 में, 19 में, 14 में, अगर कांग्रेस वो क्लेम करने की कोशिश करती है तो ये नुकसान बीजेपी को होगा। बीएसपी के पास अपना जाटव कोर वोट वही ना कहीं वही रहेगा, लेकिन जो नॉन जाटव दलित वोट है, मेन लड़ाई अभी इस समय उसकी है। लेकिन आपका बिल्कुल ये कहना सही है कि इस इलाके में मायावती जी का जो एक वोट बेस रहा है वो कहीं ना कहीं कांस्टेंट है। लेकिन अब ये भी देखना होगा कि इसमें से जो नॉन जाटव वोट है, जैसा कि हम कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय में हम देख रहे हैं कि विपक्ष की जो का चुनाव भी जनता कर रही है कि अगर मान लिया कि ये अब एक दो तरफा लड़ाई है तो वो भी पोलराइज कहीं ना कहीं हो जाएगा। कहना मुश्किल है, मेरे को आपके काफी सारे व्यूअर कहते हैं मैं गोल गोल बात करता हूं, मैं एक निष्कर्ष पे नहीं बताता, लेकिन कभी कभी एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जब अंत में रिजल्ट देखेंगे तो शायद आपको समझ में आएगा कि हम आज जो बोल रहे हैं उसकी कुछ वैल्यू थी। कार्तिक, मुझे लगता है कि हमें जो हमारे जो बहुत सारे दर्शक हमसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हम ये आज ही बता दें कि दरअसल कौन पार्टी जीत रही, कौन पार्टी हार रही है। हम लोग विश्लेषण करते हैं, हम लोग कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, और इसलिए हमसे ये उम्मीद करना कि हम आज एकदम सही बता देंगे कि नहीं भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, समाजवादी पार्टी जीत रही है, वो संभव नहीं होता। कार्तिक, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए और हमें जानकारी देने के लिए। अगले इतवार को फिर मुलाकात होगी और फिर एक नए उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है उसके बारे में चर्चा करें। थैंक यू, नमस्कार, शुक्रिया, थैंक यू। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।